जो तालीमी निज़ाम है दीनी मदरसों का वो कैसा है? मदरसे को तालीम को सिर्फ दीनी तालीम तक ही महदूद करके उसकी अहमियत ख़त्म कर दी गई है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है या फिर आतंकवादी सोच तैयार होती है। जब हम शिक्षा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हमारे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेटाइज हो रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड गिर रहा है, हमें कोशिश बजाय डिमोनाइज करने के ये जो संसाधन मदरसों के भी पास है, क्या हम जाहिल देश बनाना चाहेंगे? क्या सिर्फ नमाज पढ़ाना, रोजा समझाना, फर्ज समझाना इसके लिए मदरसे हैं? तो इसके लिए कौन कुछ चंदा देगी आपको? तो मॉडर्न एजुकेशन कौन पढ़ाएगा? आदाब, मुनसिफ टीवी के खास प्रोग्राम मुल्क मिल्लत और मसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ खुर्शीद रब्बानी। M3 में आज चर्चा करेंगे दीनी मदरसों के तालीमी निज़ाम और उन पर उठने वाले सवालों पर। भारत में मदरसों की तारीख सदियों पुरानी है। ये मदरसे मजहबी तालीम की धरोहर रहे हैं और लाखों बच्चों को इस्लामी तालीम दे रहे हैं। लेकिन आज ये मदरसे RTE नियम, तालीमी मयार, सरकारी दखल और अक़लियतों के हुकूक जैसे सवालों के बीच घिरे हुए हैं। क्या मदरसों को आधुनिक बनाना ज़रूरी है या फिर ये सवाल उनकी आज़ादी पर हमला है? क्या ये एक्सट्रीमिज़म का अड्डा बन गए हैं या फिर गरीब मुस्लिम बच्चों की तालीम की आखिरी उम्मीद? आज हम बिना तासुब के फैक्ट्स और तर्कों के आधार पर इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। कई ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस्लामिक मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर्स एसोसिएशन के सदर एजाज अहमद साहब हमारे साथ हैं। सिक्योरिटी मामलों के एक्सपर्ट मेजर हिमांशु साहब हमारे साथ हैं। MSO ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर शुजात अली कादरी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इन सब के अलावा जाने माने सीनियर सहाफ़ी यूसुफ अंसारी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। यूसुफ अंसारी साहब, कैसे देखते हैं दीनी मदरसों का एक तो निज़ाम हम समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अक्सर सवाल उठाते हैं कि दीनी मदरसे जो है वो ऐसे हैं, वहाँ पर जो है वो एक रूढ़िवादिता की तरफ वो लेकर के जाते हैं, ऐसी तालीम दी जाती है। मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो है उनका ध्यान ज़्यादा नहीं है। कई लोग तो और आगे निकल जाते हैं, मतलब जो है आतंकवाद का अड्डा बताते हैं, धर्मांतरण का अड्डा बताते हैं। तो बेसिकली जो तालीमी निज़ाम है दीनी मदरसों का वो कैसा है, उसको थोड़ा सा आपके नज़रिए से हम समझना चाहेंगे। देखिए, जो तालीमी निज़ाम मदरसों का है आज की तारीख में, वो जिस रफ्तार से दुनिया आगे बढ़ रही है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नई रिसर्च के हिसाब से, उस हिसाब से बिल्कुल भी वो कदम ताल करने लायक नहीं है। मेरी बचपन की तालीम मॉडर्न स्कूल में सुबह में और शाम को मदरसे में हुई है। कुरान और उर्दू मैंने मदरसे में पढ़ा है जी, लेकिन मेरे बच्चे मदरसे में नहीं गए, आसपास था भी नहीं। और मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि कोई भी हम जैसा जिस सोसाइटी में हम रहते हैं अपने बच्चों को मदरसे में भेजने के हक में नहीं होगा। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि मदरसे को तालीम को सिर्फ दीनी तालीम तक ही महदूद करके उसकी अहमियत ख़त्म कर दी गई है। वहाँ एक अलग ही सोच के साथ पढ़ाई की जाती है, एक ख़ास फ्रेम में बच्चों की तरबियत की जाती है। वही सोच आगे चल के जब बच्चे निकलते हैं मदरसे के, आज भी मतलब जब हम मदरसे में पढ़ते थे या उस ज़माने तक, आज से 20-25 साल पहले तक, बहुत सारे मदरसों में सिवाय कुरान, उर्दू या कुछ जो मौलवियत के कोर्स होते हैं उनमें फ़ारसी के अलावा अंग्रेज़ी, इंग्लिश पढ़ाने का तसव्वुर ही नहीं था। हमारे तमाम मौलवी हजरात अंग्रेज़ी को हराम बताते थे। हमने खुद एक हमारे उस्ताद थे, उन्होंने तो हमारी पढ़ाई छुड़ाने तक की कोशिश की कि भाई आप क्या करोगे अंग्रेज़ी पढ़ के, अंग्रेज़ी तो हराम है, असली तो दीनी तालीम हासिल करो। तो वो कौन से मदरसे थे साहब जहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च हुआ करती थी? साइंटिफिक रिसर्च होती थी ना भाई, चश्मा लेंस का आविष्कार और पहला हवाई जहाज़ कैसे बनेगा उसका नक्शा किसने बनाया है? ये सब मुसलमान थे। तो कौन से मदरसों में बनते थे वो? उस तरह का क्या एक भी मदरसा है? मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, रिसर्च फैक्ट है ये। बिल्कुल ठीक है। दुनिया के में 57 मुल्क हैं मुस्लिम और कुछ में इस्लामिक हुकूमत है। वहाँ भी कोई एक देश में भी जो इस्लामिक देश है वहाँ पर भी किसी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, बड़े मदरसे में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा रिसर्च सेंटर नहीं जो कुरान पर आधारित रिसर्च करता हो, कोई नया इन्वेंशन करता हो या कोई नई इन्वेंशन की हो। हाँ। सऊदी अरब में या कुछ और मुस्लिम देशों में कुछ इस तरह के इदारे हैं जो ये कंपेयर करते हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है उनका कुरान से कहाँ ताल्लुक़ है, किस आयत में क्या बात कही हो, वो सिर्फ ये बताते हैं कोरिलेशन करके। जैसे प्रोफेसर मूरे ने एक रिसर्च की थी लेट 70s में कि भाई माँ के पेट में बच्चा जो बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है, जोक, तो वो उसका जो प्रोसेस है वो वही है जो कुरान में बताया गया है।
उस पर कहा गया साहब ये प्रोफेसर मोरे कुरान से प्रेरित थे, इंस्पायर थे, उन्होंने मना किया बाद में। तो आज की तारीख में जब हम अपने भारत की अगर हम बात करें तो जो मदरसे जैसे बड़े बड़े जो दारुल उलूम है, दारुल उलूम देवबंद हो या दारुल उलूम नदवा हो, यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनमें कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, IAS ऑफिसर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। और अभी तो बहुत फेमस डिबेट आपने देखी, जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बिरले हैं, वो कह सकते हैं एक्सेप्शंस हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत ना के बराबर। दूसरी बात, मुफ्ती शमाइल ने खुद ये बात बाद में इंटरव्यू में कही साहब वो मदरसे में नहीं पढ़े हैं, उन्होंने जो इल्म हासिल किया है वो घर पे हासिल किया है, उस्ताद उन्हें घर पे पढ़ाने आते थे और 3 साल वो नदवा में पढ़े। इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चों को जामिया या JNU, ये 2-3 यूनिवर्सिटीज़ है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, या JNU में कुछ कोर्स लेते हैं, तो इन्हें एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है। यानी वो डिग्री जो देते हैं वो ऐसी डिग्री नहीं देते साहब किसी भी स्कूल में या कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके, तो ये गैप है। ये तो इनके मदरसे तो क्या सिर्फ नमाज पढ़ाना, रोज़ा समझाना, फर्ज समझाना, इसके लिए मदरसे हैं? तो इसके लिए कौन कुछ चंदा देगी आपको? तो मॉडर्न एजुकेशन कौन पढ़ाएगा? असल सवाल ये है। बिल्कुल ठीक है। मेजर हिमांशु साहब, आपके पास हम आएंगे। मोटे तौर पर जब आप देखते हैं, मदरसों के बारे में सुनते हैं और अक्सर बहस भी होती है, बहुत सारी खबरें भी आती हैं और कंट्रोवर्सीज भी जो है क्रिएट की जाती हैं मदरसों को लेकर के, मदरसा एजुकेशन को लेकर के, मदरसा सिस्टम को लेकर के। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा तासुरात जो है वो क्या है मदरसों के बारे में, मोटे तौर पर जब बाहर से आप देखते हैं कि भाई दीनी मदरसे ऐसे हैं, दीनी मदरसे ऐसे, ना जाने मतलब क्या क्या बातें जो है फैलाई जाती हैं। हालांकि मैं उस पर भी आऊँगा कि जब वाजपेयी साहब की हुकूमत थी और डिप्टी PM थे लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट में क्या कुछ कहा था वो भी मैं जरूर उसका भी जिक्र करूंगा। मगर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि बाहर से आपको दीनी मदरसों के बारे में क्या कुछ समझ में आता है। मैं निवेदन कर रहा था, जो आपकी डिबेट है उसके 4 आयाम है। 4 आयाम तो मतलब है जी। एक आयाम है इसका कि भाई जो हिंदुस्तान में अक़लियत है उनके जो अधिकार हैं, उनकी दीनी तालीम के अधिकार हैं, एक पक्ष वो है। बिल्कुल। एक पक्ष है जिसे मैं थोड़ा इसे सिर्फ इस्लाम तक या मुसलमान तक महदूद ना करके मैं कह रहा हूँ सर्व शिक्षा अभियान तक, हाँ, इस देश शिक्षित बने, आगे बढ़े। एक इसका आयाम ये है कि भाई पहले तमाम मतलब जाति बिरादरी से अलग होकर के, मजहब से अलग होकर भी जहाँ मदरसों ने एक बड़ा रोल अदा किया पढ़ाई में, सर्व शिक्षा अभियान में जी, क्योंकि सभी लोग पढ़ते थे, वो सिर्फ कोई मुस्लिम बच्चे नहीं होते थे। हाँ। गांव में जो भी उपलब्ध शिक्षा के साधन थे या जगह थी, उसमें मदरसे ने भी एक बड़ा रोल किया। तीसरा, एक अब जब सिक्योरिटी से जुड़ा तो एक बड़ा रोल वो वाला भी आया जो आज बात चल रही है कि मदरसे कट्टरपंथियों के, मैं अभी मतलब और सख्त शब्द नहीं कहूंगा क्योंकि वो तफ्तीश के मामले हैं, लेकिन एक बात आती है कट्टर नजरिया बनाने वाले और मुख्तलिफ मजहबों में अपने अपने इस तरीके के सबके पास इस तरीके के औजार हैं जहाँ से वो अपने मजहब की तालीम देते हो या कट्टर बनते हो। ठीक है, तो लेकिन आपके जो मदरसे हैं या इन्होंने एक बड़ा रोल हिंदुस्तान की आजादी में भी किया। तो अब जब यहाँ आ रही है बात, तो ये भी होना चाहिए ये हालात क्यों आ रहे हैं या ऐसी बात वजह क्या है। बिल्कुल सही। तो शिक्षा एक कारण है। दूसरा कारण जो अक़लियत में उनकी हकूक़ की बात है जो संविधान उन्हें देता है दीनी तालीम के। तीसरा, मैंने शिक्षा कही दिया, तीसरा आपने उस डिपार्टमेंट से संबंधित कहा जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो देखिए जो दहशतगर्द है या कट्टरपंथी है वो तो कहीं भी तैयार हो सकता है, पहला हम ये ना कहें कि वो वहीं तैयार हो सकता है। बहरहाल राजनीतिक कारणों से हुई हो या इसके ऑर्गेनिक रीजंस हो और वजह वास्तव में हो कि ऐसा हुआ है, तो वो एक बड़ी बहस भी है और उसका दायरा सिर्फ इससे नहीं, मदरसे से नहीं जोड़ा जा सकता है। और उसे कहीं आप कहीं भी जहाँ आदमी इकट्ठा होगा उसको सोशल जगह मिलेगी, वो कोई धार्मिक स्थल भी हो सकता है, कहीं वो स्कूल कॉलेज भी हो सकता है। बड़ी बड़ी क्रांतियां वहां से हुई हैं, स्टूडेंट्स जब निकले हैं दुनिया भर में, मैं यही नहीं कह रहा हूँ। तीसरा जो शब्द आया, तीसरा जो इसका आयाम है वो है सर साइंटिफिक टेम्परामेंट का। वो साइंटिफिक टेम्परामेंट मैं अपने उन्होंने अंसारी साहब ने जो सामने कहा अभी बहुत सही कहा उन्होंने कि आप सिर्फ आपने उसे दीनी तालीम तक महदूद कर दिया, तो वहां जो बंदा निकल रहा है, व्यक्ति निकल रहा है, उसे तो बिल्कुल आपने या आपने महरूम कर दिया
या उसे वहां महदूद कर दिया सिर्फ दीनी तालीम तक। तो बिना साइंस की एजुकेशन के लिए यहाँ एक पक्ष ये वाला भी आता है, नेता चाहे किसी पार्टी के हों, किसी उसके रहे हों, ये एक तरीका चला कि दुनिया जहान को तो बताइए कि अंग्रेजी को गुलामी का निशानी बनाइए, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाइए। तो एक आयाम इसमें दोगलेपन का भी है। तो ये डिबेट सिर्फ मदरसे तक नहीं है, ये डिबेट चारों पांचों आयामों को छूती है। इसलिए अब जो मैं बात कह रहा हूँ कि बजाय किसी चीज को डिमोनाइज करने के, हम उसको एक शैतान के रूप में खड़ा करें, हम उसे एक साधन के रूप में देखें कि मदरसों के पास जमीनें हैं। आज तो हालत ये हो रही है कि भाई उसका इस्तेमाल करिए जैसा पहले होता था। जैसे गुरुकुल थे तो गुरुकुल में कोई खास थोड़े पढ़ते थे, जो भी इलाके के इलाकाई लोग होते थे वो सब पढ़ते थे, ऐसे ही मदरसों में भी पढ़ते थे। तो सर्व शिक्षा अभियान जैसे बेहतरीन अभियानों में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मैं अंसारी साहब की बात से सहमत हूँ कि सिलेबस को थोड़ा सा कैलिब्रेट करिए। हाँ, अच्छा वो उस पर भी हम जाएंगे कि क्या कुछ सुधार होने चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। ये आखिरी सेगमेंट है जो आप पहले सेगमेंट में बता रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये चूंकि बहुत सारे मतलब जो है पहलू हैं, ये बात सच है। एजाज अहमद साहब भी हमारे साथ हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं बाकायदा, और मदरसा मॉडर्नाइजेशन मतलब किस तरीके से हो उसके लिए जो है वो काम कर रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पहलू हैं मदरसों के, और मोटे तौर पर तो पॉजिटिव ही है, ठीक है, गुंजाइश तो हर जगह है, मतलब जो है वो सुधार की, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो किस तरीके से आप देखते हैं ये आपको मतलब एक संगठन बनाना पड़ा मॉडर्न एजुकेशन के लिए कि कैसे मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन जाए, वहां पर पहुंचे, बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे वही तासुरात पहले तो ये जानना चाहूंगा कि है क्या आपकी समझ से मदरसे? मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मदरसों में अब मदरसे पुरानी तरह से नहीं, आज का बाकायदा मदरसा शिक्षा परिषद है, मदरसे मान्यता प्राप्त है। हाँ। और मदरसों में NCERT सिलेबस लागू हो चुका है। लंबे समय से मदरसों में NCERT सिलेबस चल रहा है। मदरसे इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, उर्दू मीडियम में 3 तरह के मदरसे चल रहे हैं। हाँ। और सरकार ने बाकायदा एक सिलेबस दिया है मदरसों में। तो जैसा कहा जा रहा है कि नहीं सिर्फ वहाँ दीनी तालीम होती है, ऐसा कुछ नहीं। मदरसों में दीनी तालीम, हिंदी इंग्लिश की तालीम, इंग्लिश मीडियम की भी तालीम बाकायदा होती है। और अगर यूसुफ अंसारी साहब उन्होंने बहुत पहले की बात की है, और अगर वो इंग्लिश मीडियम मदरसा देखना चाहते हैं तो आए, हम उनको दिखा देते हैं कि ये इंग्लिश मीडियम मदरसा है जहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। तो देखिए, जो मदरसों पे उंगलियां उठाई जाती रही हैं, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो देश की जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी, मदरसे से निकले हुए लोग उसमें शहीद हुए थे, उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान किया था। हाँ। और सबसे ज्यादा शांति और सुरक्षा की जो शिक्षा है, जो सांस्कृतिक शिक्षा है, जो जीने की शिक्षा है, वो मदरसों में दी जाती है। जी हाँ, एक बात है कि मदरसे एक चीज से लड़ रहे हैं कि सरकार ने मदरसा, अभी हमारे यहाँ मदरसा आधुनिकीकरण योजना चलाई थी। पूरे प्रदेश के 25,000 टीचर उसमें काम करते थे, हिंदी इंग्लिश साइंस मैथ पढ़ाते थे। हाँ, सरकार ने उस स्कीम को बंद कर दिया। 7-8 साल का उनको मानदेय सरकार ने नहीं दिया और स्कीम भी बंद कर दिया। और उसमें हिंदी मुसलमान सभी जो है टीचर थे, सब MA BEd CET क्वालिफाइड टीचर पढ़ा रहे थे। और सारा देखिए जो ये नुकसान, अब ये सब चीजें आप कहेंगे कि ये सब राजनीति से प्रेरित है। राजनीति में जो लोग बैठे हुए हैं, सरकार में बैठे हुए हैं, वो अपने लाभ के हिसाब से किसी चीज को लाते हैं। अब बताइए, जो टीचर जो निकाले गए, उनके परिवार भूखमरी के कगार पर हैं, हाई कोर्ट में हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं उसका। तो अगर उंगलियां उठाना बहुत आसान है, ठीक है। आप हमने MA BEd किया, आपके यहाँ नौकरी, तो आपने हमको तनख्वाह तक नहीं दिया 8 साल की, उसके बाद में हमको निकाल दिया गया। उसके बाद में आप कहोगे नहीं मदरसे में ये तालीम क्यों नहीं होती है। सही। जो भी तालीम है, जो भी सरकारी इंस्टीट्यूशन स्कूल है, अगर आप हमारे मदरसों के स्टूडेंट के आप कंपेरिजन करिए, हमारा बच्चा कहीं से कमजोर निकल जाए तो आप बताइए। ठीक है। तो ये जरूर है। एक चीज में है, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। हाँ। कि जो समाज के जो पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं, जो संसाधन जिनके पास है, वो मदरसों को सपोर्ट नहीं करते।
आस पास के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, मदरसों को सपोर्ट करोगे तभी तालीम अच्छी बनेगी। भाई टीचर को पैसा मिलना चाहिए, पर ये भी तो सच है कि जो मदरसे हैं वो उन्हीं की सपोर्ट से चलते हैं। ये तो जो आधुनिकरण का जो एक मामला है जाहिर तौर पर वो एक अलग है, मगर जो सपोर्ट है वो तो मुस्लिम तबका और वो जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो बाहैसियत लोग हैं वही पैसे देते हैं, वो चाहे ज़कात के दें या फिर दूसरे तरह से जो है इमदाद करें। भाई रजिस्ट्रेशन जो है मदरसा का ये तो कुछ साल पहले ही शुरू हुआ, उससे पहले तो लोगों के सहारे ही चल रहे थे और अभी भी मदरसे उन्हीं के सहारे चल रहे हैं। बहरहाल बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे और डॉक्टर शुजात अली कादरी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एमएसओ ऑफ इंडिया के आप चेयरमैन हैं, आपका भी इस्तकबाल है डॉक्टर शुजात साहब। देखिए जो सच्चर कमेटी है उसके मुताबिक जो उसकी रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक ये है कि तकरीबन 4% के करीब मुस्लिम बच्चे वो मदरसों में तालीम हासिल करते हैं। कोई बहुत बड़ी आबादी या बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन 4% भी बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं, कोई ऐसा कम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर दीनी मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम दी जाएगी या दीनी तालीम ही दी जाती है तो जो आधुनिक शिक्षा है उससे जो बच्चे वहाँ 4% हैं वो क्यों महरूम रहे, क्यों वंचित रहे, ये एक बड़ा सवाल है। तो मदरसों का जो सिस्टम है, मदरसों का जो निज़ाम है उसको आप कैसे देखते हैं? और ये जो एक सवाल अक्सर उठता है कि भाई आप दीनी तालीम दें, ज़रूर दें, लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन है उससे क्यों उनको महरूम रख रहे हैं? देखिए दो बातें हैं। एक बात तो ये कि जो भी मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ने भेजता है उसका मकसद कतई ये नहीं होता कि वहां से पढ़ने के बाद उसका बच्चा निकल करके उसकी कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगेगी या वो किसी सरकारी नौकरी में जाएगा या कोई बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। उसके जहन में पहले से यही होता है कि वो अपने जिस बच्चे को भी भेज रहा है वो निकल करके जो मजहब की तालीम लेकर आएगा उसी को वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। नंबर एक बात। नंबर दो बात कि जो मदरसे में बच्चा पढ़ने जाता है, अगर आप देखें जो बच्चे 4% आपने बताया कि जो पढ़ते हैं उनकी माली हालत जो है बहुत ही यानी इकोनॉमिकली कमजोर होते हैं, वही पढ़ने जाते हैं। तीसरी बात मैं यहाँ पे यह करना चाहता हूं कि देखिए आधुनिकरण से क्या मतलब है। मदरसा आधुनिकरण से जो बहुत अरसे से बात चल रहा है, मैं भी इसके फेवर में हूं, लेकिन आधुनिकरण का जरा मतलब तो यहाँ पे क्लियर हो जाए कि क्या आधुनिकरण का मतलब ये है कि जो दीन की तालीम दी जाती है उसको सिरे से निकाल दिया जाए या दीन की तालीम एज इट इज रखी जाए, उसके साथ में बेसिक जो इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है या और जो दीगर जरूरियात की चीजें हैं उनको शामिल किया जाए। पहले तो यही है हो। असल में तो यही है, असल में तो यही है जी। आखिरी बात कि अगर आप मदरसा आधुनिकरण के फेवर में हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर आप ये बता दीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जैसा यहाँ एजाज साहब ने बताया, उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकरण की एक स्कीम बहुत साल पहले शुरू हुई थी। उसमें केंद्र सरकार पैसा देती थी, शायद 8,000 रुपया मंथली देती थी एक टीचर को, और 3,000 शायद उत्तर प्रदेश की सरकार देती थी। एक जमाने आप मदरसा आधुनिकरण के नाम पे टीचर की आपने नियुक्ति वहां की, हर मदरसे में 3 टीचर की नियुक्ति की, साइंस, मैथ और इंग्लिश। और उसके बाद क्या हुआ साहब, आपने उनको तनख्वाह नहीं दी, सालों साल तनख्वाह नहीं दी। तो आपको दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि मदरसा का आधुनिकरण हो, मॉडर्नाइजेशन हो, तो फिर आप उसके लिए जो एक मापदंड तय करते हैं उसका पूरा लेके आए। हाँ, उससे फिर हटिए मत, उससे पीछे मत हटिए। सही, हटिए मत। हाँ, आप हटिए मत। और अगर सिर्फ आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिमोनाइज करने के लिए कि मदरसों में साहब वो कट्टर तालीम दी जाती है, मदरसों में साहब जो है इस चीज की तालीम दी जाती है, तो ये तो आप बार बार पावर पॉलिटिक्स और वोट पॉलिटिक्स के लिए गेम खेलते रहते हैं। आप चाहते ही नहीं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार इतने साल रही हो और अभी बीजेपी की, वो चाहते ही नहीं कि ये कम्युनिटी जो है वो साहब थोड़ा सा आगे निकल करके डेवलप हो। देखिए, अगर मदरसा आधुनिकरण के नाम पे कोई स्कीम आती है और उसमें ये होता है कि मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है दीन की, मजहब की, वो एज इट इज रहेगी, उसके अलावा साइंस, मैथ और दीगर जरूरियात की जो चीजें वो शामिल हो जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई मदरसा मालिक, मैनेजमेंट इस चीज को इनकार करेगा कि ये नहीं होना चाहिए। बहुत अहम बातें आपने कही, मगर यहाँ पर कुछ सवाल भी उठा दिए और सवाल बड़े अहम है। और सवाल ये है कि
जो लोग या जो वालिदैन अपने बच्चों को दीनी मदरसों में तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, उनका कतई ये मकसद नहीं होता कि उनके बच्चे मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी करें या फिर सरकारी इदारों में काम करें। इसका मतलब ये है कि ये माइंडसेट है। और ये माइंडसेट क्यों है? मेरा ख्याल कि ये इस वजह से, चूंकि जो मदरसा तालीम या मदरसा एजुकेशन सिस्टम जो चला आ रहा है, वहाँ पर सिर्फ दीनी तालीम ही, उसी को ही मतलब प्रमुखता दी गई है, बाकी कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जोर नहीं दिया गया। यूसुफ अंसारी साहब, देखिए ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि भाई माइंडसेट ये बना क्यों? इसलिए बना कि शायद ये सिस्टम जो है वो शुरू से अगर लागू होता, आप दीनी तालीम दीजिए, एज इट इज़ दीजिए, उसमें तो कोई ज़बरजेर का जो है वो या नुक्ते का कोई वो उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है, सब एक मत है, इस मामले पर सब सहमत हैं। लेकिन उसके अलावा जो ज़रूरी मतलब जो चीज़ें थी या जो ज़रूरी तालीम थी, चाहे वो अंग्रेज़ी की हो, साइंस की हो, मैथ हो, या फिर दूसरी ज़बानें भी जो हैं वो हम देखते हैं कि बहुत सारे शोबे हैं, चाहे पर्शियन हो या फिर मतलब बहुत सारी ज़बानें ऐसी जिनको जितना सीखा जाए उतना कम है, तो वहाँ पर वो स्टैंडर्ड नहीं बना पाए मदरसे। इसीलिए फिर माइंडसेट जो है माँ बाप का ये रहता है कि हमारे बच्चे जाएंगे तो बस वो मदरसे संभालेंगे या मस्जिदें संभालेंगे। ये क्या है, मतलब इसको आप कैसे देखते हैं और ये माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है क्या? ये बताइए कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसा एजुकेशन पर विधानसभा में कुछ बोला था कि भाई कटमुल्लापन को बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर बड़ा शोर मचा, सवाल आया, लोगों ने रिसर्च करके निकाला कि राजा राम मोहन राय जी क्या वो दीनी तालीम हासिल करने के लिए मदरसे में पढ़े थे? मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजेंद्र प्रसाद, ये तमाम हस्तियों ने मदरसे में पढ़ाई की, तो उस वक्त उन्होंने क्या पढ़ा होगा? क्या उस स्टैंडर्ड पे आज के मदरसे हम हैं? ये जो बात उन्होंने कही कादरी साहब ने कि साहब जो मदरसे में बच्चा पढ़ने जाता है, उनके माँ बाप की ये तवक्को नहीं होती कि वो निकल के बाहर क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसके पास स्कूल की फीस देने का की हैसियत नहीं है उसकी। मैंने बीएड किया था 1995 में। हमारे बीएड के हेड थे डॉक्टर आर.के. त्यागी, जो कवि भी थे, शायर भी थे और अंग्रेजी। उन्होंने एक बात हमें बताई कि इस देश में अगर सुधार लाना है तो इस्लामिक शिक्षा व्यवस्था लागू करनी चाहिए। वो क्या है कि इस्लाम का है कि बच्चों की शिक्षा जो है वो समाज की जिम्मेदारी है, और इसी जिम्मेदारी के नाते तमाम मदरसे आम लोगों से वो चंदा वसूलते हैं मदरसा चलाने के लिए, और उनमें ये ढोंग करते हैं कि यहाँ वो यतीम बच्चे रहते हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न यूपी में आप चले जाइए, वो तमाम गरीब गुरबा बच्चे ला के दिखाएंगे, उसके बाद चंदा कहाँ जाता है? वो मदरसे के जरिए ज़मीन खरीदी जाती है, वो मदरसे के नाम पर कोई कमेटी होती है उसकी होती है। जब से सरकार ने सख्त कानून किए हैं तब वो मदरसों का नाम होने लगी हैं, वरना मैं जानता हूँ ऐसे ज़कात माफियाओं को जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति बनाई है, वो ज़कात खैरात का पैसा लेकर के। तो बात उसकी करते हैं आप। क्या मॉडर्न एजुकेशन का सन 80 के आसपास ये इंडिया में शुरू हुआ कि जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो सिर्फ दीनी तालीम हासिल ना करें, बल्कि दीनी तालीम के अलावा वो और मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल करें। वो इतिहास पढ़ें, भूगोल पढ़ें, समाजशास्त्र, जो और भी जो चीज़ें वो पढ़ें, मैथमेटिक्स पढ़ें, साइंस पढ़ें, ताकि बच्चों का एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। वैसे भी यूएनओ का चार्टर है कि 14 साल तक के बच्चों को आप चाहिए कि उसे हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाए ताकि उसका एक ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। तो मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम पढ़ाना, कुरान। अच्छा देखिए, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी ने, बिल्कुल मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी ने अपने स्कूल जो है मतलब वो या स्कूल या फिर कॉलेज जो है वो कायम किए हैं हर शहर में, है ना साहब? सेंट मैरी, बिल्कुल है, और वहाँ पर लाइन लगती है सिफारिश एडमिशन के लिए। तो अगर चूंकि मदरसे का मतलब तो ये नहीं सिर्फ कुरान की तालीम हासिल मतलब जो है वहाँ कराई जाएगी या मतलब दीन की तालीम, दीन उसके साथ साथ आप मॉडर्न एजुकेशन दे सकते थे या वो स्टैंडर्ड बना सकते थे। ये मौका था, क्योंकि एक बड़ी बात यहाँ पर यह आई कि जमीनें भी हैं आपके पास, इमारतें भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। तो मदरसों को हमारे जो मजहबी रहनुमा है, माफ कीजिएगा जी, ये इन्होंने ज़कात और खैरात इकट्ठा करके अपने पेट भरने का नजरिया बना लिया है। इन तमाम मौलानाओं से पूछिए जो बड़े बड़े भीड़ इकट्ठा करके अपने लिए राज्यसभा पॉलिटिकल पार्टी से डील करते हैं, ना इनकी कोई इंडस्ट्री है, ना ये कहीं जॉब करते हैं, ना इन्होंने कोई ऐसा आविष्कार किया जिसकी रॉयल्टी नहीं मिली। इनके पास ये करोड़ों रुपए कहाँ से आते हैं? जब कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि जब तुमसे जो लोग पूछते हैं कि कितना खर्च करना अल्लाह की राह में, तो कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर दो। तो ये कौन सा मौलवी है, जो कौन सा मजहबी रहनुमा है जो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च अल्लाह के नाम पे देके जा रहा है? कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में हमने सुना कि जब वो गए इस दुनिया से तो उनके पास कुछ नहीं था, जो कुछ उन्होंने था वो अपनी ग्राम पंचायत को देकर चले गए। वो तो कुरान शरीफ की आयत पे तो उन्होंने अमल किया।
हमने तो यहाँ देखा कि बड़े बड़े आलिमों पे उनकी मौत के बाद उनके वारिसों में लट्ठम लट्ठा होती है, तो कहाँ से वो दौलत आ रही है? वो दौलत इसलिए आ रही है गरीब गुरबा मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर ये किया जा रहा है। अरे भाई, जब मदरसे का मतलब ये है कि आप वहाँ दरस देंगे, तालीम देंगे, तो तालीम को दुनियावी और दीनी तालीम में बांटा एक तो क्राइम है। जब बच्चे का ये राइट है, ह्यूमन राइट, कि भाई उसके हर तरह की इंग्लिश जो उसके एक, अब तो सारे स्कूलों में हो गया CBSE में कि एक विदेशी लैंग्वेज बच्चा ज़रूर पढ़ेगा अपने हिसाब से, तो आप विदेशी लैंग्वेज के नाम उस पर, तो मदरसों में, और अभी भी इनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। ये बड़े बड़े इदारे चला रहे हैं दारुल उलूम के नाम पे, वहाँ पर ये इनसे कहिए कि भाई आप जो है इनको रजिस्टर करा लीजिए। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, बट अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। मुरली मनोहर जोशी शिक्षा मंत्री थे, तो उस वक्त डेलीगेशन मिलते थे आके प्राइम मिनिस्टर से कि साहब ये हमें सरकारी फंड देंगे, उसके बाद हमारे ऊपर ये थोपेंगे कि आप ये पद पढ़ाइए, ये पढ़ाइए, तो हम ऐसे नहीं करेंगे और हम सक्षम है अपने मदरसे चलाने के लिए। तो जब मदरसा चलाने के लिए सक्षम है, तो अब ये क्यों रोया जा रहा है साहब? 2022 के बाद केंद्र सरकार ने मदरसों को दी जाने वाली तमाम तालीम खत्म कर दी। जब आपको अपने हिसाब से तालीम चलानी है तो क्यों? दूसरी बात, लेकिन ये उनके लिए है जो, हाँ नहीं देखिए, इसमें वजाहत करनी जरूरी है, उनके लिए जो रजिस्टर्ड है मदरसा बोर्ड के तहत, तो फिर अगर वो रजिस्टर्ड है और वो सरकार ने रजिस्टर की है, तो फिर उनको पैसा मिलना चाहिए ना। नहीं, सरकार नहीं, मेरा मान देखिए, जो मौजूदा सरकार है वो तो नहीं चाहती कि मुसलमान पढ़ें। वो तो आपके हर मदरसे पर बुलडोजर फेरने के लिए तैयार बैठी है। अभी मध्य प्रदेश का एक मामला आया है, एक स्कूल बताइए, स्कूल बताइए, तो सरकार नहीं चाहती कि मुसलमान पढ़ें और पढ़ लिख के आगे। और कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि बहुत परेशान है ऊपर से। ये RSS का शुरू से उसकी इंटेंशन है कि भाई अगर मुसलमान पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये अपना हक मांगेंगे, इसलिए इन्हें जाहिर और दबा के रखो। तो हमें अगर इस साजिश का पता है तो मुसलमान जो पैसा देते मदरसे में, वो मदरसा चलाने वाले ऊपर ये दबाव क्यों नहीं डालते कि भाई आप अपने मदरसों को मॉडर्नाइज कराइए, तो बच्चे और जाएंगे। 4% बच्चे क्यों पढ़ते हैं? 4% क्यों पढ़ते हैं बच्चे? भाई आप वो स्टैंडर्ड वो बनाइए कि हर कोई वहाँ एडमिशन लेने के लिए लाइन में लगे या सिफारिशें लगवाए। वो स्टैंडर्ड जो है वो बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए यही है कि वो उसके लिए मतलब विजन होना भी ज़रूरी है, फिक्र होनी भी ज़रूरी है और वैसा माइंड सेट होना भी ज़रूरी है। मेजर हिमांशु, बहुत सारे सवाल यहाँ पर आए हैं और बहुत सारी बातें हुई हैं, और एक बड़ा सवाल जो अक्सर होता है वो ये होता है कि ये कट्टरता के अड्डे हैं, धर्मांतरण कराते हैं बहुत सारे मदरसे, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है या फिर आतंकवादी सोच तैयार होती है। शायद उसकी वजह यह भी हो कि पाकिस्तान में जितने भी संगठन चलते हैं, ज़्यादातर जो बहुत कट्टरपंथी हैं या जिनका ताल्लुक आतंकवाद से है, उनका ज़्यादातर जो ताल्लुक है वो दीनी मदरसों से है, तो वो भी एक कनेक्शन हो सकता है। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं यहाँ पर उस बात को भी जोड़ना चाहूँगा, गालिबन 2003 की बात है, जब जो उस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और गृह मंत्री भी थे लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्लियामेंट में बाकायदा एक रिपोर्ट पेश की थी, और वो रिपोर्ट जो थी वो बनवाई गई थी, मतलब जो है बाकायदा अलग अलग जगह टीमें गई, मतलब अलग अलग एजेंसीज की, और उन्होंने वो रिपोर्ट तैयार की, और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि कोई भी मदरसा हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है जहां पर ये मतलब जो है कुछ ऐसी गतिविधियां हो जो मुल्क के खिलाफ हो, या जहां पर इस तरह की जो इल्ज़ाम लगते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत क्लियरिटी के साथ ये बात कही गई थी। तो कैसे इस पूरे मामले को आप देखते हैं? अभी आपने एक जिक्र उनका कर दिया, क्रिश्चियन कम्युनिटी का। जी, अब क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो तालीमी इदारे हैं, उनके जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, वो बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं अपने अपने। ज्यादातर ये मेट्रो स्कूल्स में हैं, मेट्रो सिटीज में हैं, और ये बेस्ट है। हर आदमी सिफारिश लगा के वहाँ एडमिशन चाह रहा है। आरोप तो देखिए उन पे भी लगता है धर्मांतरण का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आरोप तो देखिए सही, बिल्कुल सही। साजिशों का, फंड के इधर उधर का, इंटरनेशनल फंडिंग का, मूवमेंट्स चलाने का। देखिए हम मेरठ से आते हैं जी, और रेशमी रुमाल तहरीक एक चली थी 1857 है, और उसमें जो था एक कमल था और रोटी था उसका। तो वो जहां जहां वो क्रांतिकारी घूमते थे, ज्यादातर तो मंदिरों में, मस्जिदों में, मदरसों में, ऐसे क्या उस समय गुरुकुल कह सकते हैं, तो इनमें घूमे। अब मैंने पहले भी एक बात कही कि जितनी दुनिया में तब्दीलियां आई हैं उसे पढ़े लिखे तबके ने लाया। तो पढ़ा लिखा तबका कौन होता था? या तो पढ़ाने वाला होगा या पढ़ने वाला। सही सही सही, बिल्कुल सही। तो अगर सरकारों के मुखालिफ कोई भी सही या गलत, मैं दोनों पक्ष कह रहा हूँ, सही या गलत किसी भी तरीके की कोई चीज खड़ी होती है, कोई बगावत करेगा, किसी नीति का विरोध करेगा, सही या गलत दोनों कह रहा हूँ। तो देखिए सबसे जागरूक तबका तो समाज का वही पढ़ने पढ़ाने वाला होगा। तो यहाँ तो ये होगा, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको कोई कौम बनानी है
तो आपको किताब बिकनी चाहिए और तालीमी इदारा बनना चाहिए। अब सवाल क्या है, मेरा सवाल ये था कि भाई यहाँ लाइन लगा के क्यों पढ़ते हैं और गुरुद्वारा इनमें क्यों नहीं जाते हैं मदरसों में? वहां तो सिफारिशें लगा लगा के जा रहे हैं। अगर धर्मांतरण का आरोप तो वहां भी है, विदेशी फंडिंग का आरोप तो वहां भी है, वहां क्यों आप सिपाही? अब मैं कह रहा हूँ जो सरकारें इनके खिलाफ बोलती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन इनके खिलाफ बोलती है, वही अपने बच्चों की सिफारिशें वहां करा रही है। बिल्कुल सही। जो लोग हिंदी की वकालत करते हैं, तमाम नेताओं ने वहां पढ़े, तब आपके बच्चों का ब्रेन वॉश नहीं हो रहा विदेश में जाकर के? तो ये तो एक मतलब मैं कह रहा दोगलापन। तीसरा आरोप लगाना, मेरा कहना है कि मैं बंद कर दीजिए आप। क्या आप उन स्कूलों को बंद कर सकते हैं उन क्रिश्चियंस के? मैं महदूद नहीं रख रहा इसको डिबेट को इस्लाम तक, मैं आगे ले जा रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, आप 75 साल की आजादी में उनकी टक्कर के स्कूल क्यों नहीं बना पा रहे हैं? तो ये गुणवत्ता की बात है, आपको गुणवत्ता शिक्षा की बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। अब तीसरी बात पे आइए आप, मैं भाषाओं की कह रहा हूँ, चलिए संस्कृत को ही पकड़ लेता हूँ। संस्कृत कितने लोग पढ़ना लिखना सीखना चाह रहे हैं? चलिए उर्दू को तो कह रहे हैं, हालांकि विदेशी भाषा नहीं है, खाली हिंदुस्तानी रेखा यहीं की जबान है और हमारे शहर मेरठ की पैदाइश की जबान है। लेकिन मैं कह रहा हूँ चलिए एक बात इनकी बड़ी कर देता हूँ ना जानकारों की, कि भाई चलिए जहां से भी है, लेकिन मुझे इसका बताइए, ये जो संस्कृत है, संस्कृत की क्या सूरत हाल है? तो जब तक आप रोजी रोजगार से किसी चीज को नहीं जोड़ेंगे, उन्होंने बहुत बेहतरीन बात की, वो बच्चों तो जाना मल्टीनेशनल की कोई देख रहा है, वो तो बहुत मामूली नौकरी देख रहा है। तो इसमें जब वो मामूली देख रहा है और इसको मदरसे को हटाइए, सरकारी स्कूलों पे आ जाइए, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा कौन है? तो देखिए मजा, जो गरीबी है उसका कोई मजहब की जात नहीं होती है। सही बात है। गरीबी अपने आप में एक क्लास है। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूलों में जा रहा है और जो अच्छी स्थिति के लोग हैं, माली हालत अच्छी है, रसूखदार है, वो अपने विदेशों तक पढ़ा रहे हैं, उनके ब्रेन वॉश नहीं हो रहे हैं। ये एक दोगलापना है और मैं इसमें कहता हूँ कि जाना चाहिए आपको, तो जहां से भी ज्ञान मिले, आनो भद्रा कृतो यंतो विश्वता, हमें सभी दिशाओं से शुभ विचार प्राप्त दुनिया भर में, और आज की तारीख में तो खास तौर पे नौकरी के साथ कह रहा हूँ, और हमारे लिए शर्मिंदगी का सबब भाई, वहाँ अभी अलजेब्रा का जिक्र आया, कैटरेक्ट की सर्जरी का आया, अरब देशों से आई थी, हमारे यहाँ सुश्रुत थे, वरामीर थे, आर्यभट्ट थे, हमारी समृद्ध परंपरा थी, तो हम ही विश्वगुरु बनने लगे दुनिया भर में। ग्रीक ने, इन लोगों ने भी बहुत तरक्की की है, इन्होंने बहुत कुछ दुनिया को दिया है, सब लोगों ने दुनिया को दिया है। और अगर हम चीन की तरफ से बारूद आया, उसके दुनिया फतेह की, तो हर सभ्यता ने कुछ दिया है। हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए, हमें सब जगह जाना चाहिए, तो जहाँ जो अच्छा है उसे लेने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय उसे डिमोनाइज करने के, बजाय उससे दहशतगर्दी का अड्डा बताने के लिए। अब मैं बिल्कुल दुनिया की बात पे आ जाता हूँ। मेरे इलाके की जमीन है, मतलब मेरे देश की, मेरे समाज की, भाई 15-20 करोड़ हिंदुस्तान से अलग तो नहीं हो जाएगा ना, इसी देश का आदमी है। जनसंख्या से देख लीजिए, संसाधन से देख लीजिए, जो हमारे देश का आदमी है, जमीन है, बिल्डिंग है, पढ़ाने वाला है, उसे भी तो रोजी रोजगार चाहिए, उसके भी हकों के, उनका इस्तेमाल करिए, वन संसाधन का इस्तेमाल करिए, आप उन जो जमीनें हैं उनका इस्तेमाल करिए। और क्या आप जाहिल देश बनाना चाहते हैं? जबान या लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, अरबी हो, फारसी हो, उर्दू, कोई जबान हो, ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन है, माध्यम मात्र है। सब होता अंग्रेजी माध्यम का स्कूल में, तो माध्यम ही तो है। हम जाहिल देश बनाना चाहेंगे? जब हम शिक्षा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हमारे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेटाइज हो रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड गिर रहा है, हमें कोशिश बजाय डिमोनाइज करने के, ये जो संसाधन मदरसों के भी पास है, ये ह्यूमन रिसोर्स जो है, और जो उनके पास हुनर भी है, इसको इस्तेमाल करके, और बहुत बेहतरीन बात कही, आप तो मदरसों को जानते हैं और आप चला रहे हैं, तो आपने बढ़िया एजाज साहब ने बात की कि आप बनाइए ना, जिसे दीनी तालीम लीजिए वो लेगा, उसके अलावा मदरसे में कंपल्सरी करिए, और हो रहा है ये काम, तो इसी बढ़िया से करिए। जिन शिक्षकों को नियुक्त करा है उन्हें तनख्वाह समय से दीजिए। इंग्लिश का, साइंस का, मैथ्स का जो टीचर है, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो काम कैसे होगा? बिल्कुल ठीक है। तो ये जो तरीका है, आप अपनी कमजोरियों पे पर्देदारी करके उंगली इधर उधर उठा रहे हैं। आपको हिंदुस्तान के पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, बेसिक शिक्षा को मजबूत करना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा को मुक्त करना चाहिए, प्राइमरी को तो करना ही चाहिए, बेसिक हेल्थ और एजुकेशन को। उन मुद्दों को आप करेंगे तो देश से दहशतगर्दी भी खत्म होगी, जहालत भी खत्म होगी, और दूसरे देशों को जिनसे आप सिक्योरिटी थ्रेट बता रहे हैं, उन्हें पांव जमाने की जगह नहीं मिलेगी। एजाज अहमद साहब, देखिए दीनी मदरसों को लेकर के बहुत सारी बातें जो है वो तो होती रहती हैं, मगर यहाँ पर ये सवाल उठता है अक्सर कि क्या दीनी मदरसे वो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं या जो
जो नॉर्मल स्कूल है, क्या उनका विकल्प बन सकते हैं और नहीं बन सकते तो क्या वजह है? दूसरा, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, कामिल फाजिल की डिग्री है, उसको भी लेकर के मतलब जो है वो सवाल उठते हैं। सरकारी दखल बहुत ज़्यादा होता है मदरसों में, और वंदे मातरम गाना है कि नहीं गाना, ये भी जो है एक सवाल उठता है। तो इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, और विकल्प जो है वो क्या दीनी मदरसे बन सकते हैं, मतलब एक आला तालीमी इदारे का? देखिए, एक दो मदरसे है नहीं, मदरसे ग्रामीणों में भी हैं, शहर में भी है। शहर के मदरसे को ग्रामीण मदरसे से कंपेयर नहीं किया जा सकता। शहर के जो बड़े इदारे हैं उनके पास बहुत बड़े संसाधन है, वो बहुत बड़ी चीजें कर सकते हैं। लेकिन जहां तक ग्रामीण क्षेत्र में जो मदरसे हैं वहां संसाधन की कमी है। और रही बात ये कि जो पब्लिक सपोर्ट है, पब्लिक सपोर्ट भी ग्रामीण में कम है। मैं तो चाहता हूँ कि हर मदरसे में कंप्यूटर लैब बने और साइंस मैथ कंप्यूटर की सब में तालीम हो बेहतरीन। भाई तालीम है तो हर चीज की तालीम देने की जरूरत है। मैंने बहुत बार मदरसे वालों से कहा कि भाई अपनी तालीम को आप बेहतर से बेहतर बनाइए। लेकिन एक बात आप बताइए कि हर हफ्ते पर अगर सरकार के द्वारा मदरसों की जांच का जो है आदेश जारी किया जाएगा, चाहे एसआईटी की जांच होगी, कल डीएम की जांच होगी, परसों पुलिस अधिकारी की जांच होगी, पुलिस की जांच होगी, कौन सा टीचर मदरसे में पढ़ाने जाएगा इतनी जांच के बाद? आज हालात ये है कि मदरसों में टीचर मिल नहीं रहे हैं। साइंस मैथ इंग्लिश से कोई टीचर पढ़ाने जाने के लिए तैयार नहीं है, और बहुत सारे मदरसे वाले मदरसे बंद करना चाह रहे हैं। ये मान के चलिए कि सरकार भी नहीं चाह रही कि मदरसा चले, क्योंकि अगर मदरसा चलाने की बात होती तो आप उस चीज को इम्प्रूव करिए भाई, कि नहीं आप इतना आप साइंस मैथ कंप्यूटर इतना सिलेबस रखिए, उर्दू अरबी का इतना सिलेबस रखिए, आप इस तरह से पढ़ाइए, मैं टीचरों को तनख्वाह दे रहा हूँ। जो 3 टीचर आपने नियुक्त किए थे हर मदरसे में, वो भी आपने उनको भी बाहर कर दिया। अब बताइए, टीचर को तनख्वाह बिना के शिक्षक कैसे पढ़ाएगा? तो संसाधन की कमी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा। और मदरसे, जो मदरसे के पास संसाधन है, बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे भी मदरसे हैं जहां संसाधन नहीं है, उनकी बड़ी तादाद तो ऐसी है जहां संसाधन नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि जमीनें हैं और इमारतें भी हैं। तो ये जिस तरीके से इशारा हुआ है, मतलब यानी कहा गया है, चाहे वो मेजर हिमांशु साहब कह रहे हो, यूसुफ अंसारी साहब कह रहे हो, या डॉक्टर शुजात अली कादरी साहब कह रहे हो, कि भाई वो जो इमारतें हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जा सकता था, और शायद फंडिंग भी होती। आपके ऊपर विदेशी फंडिंग का जो है वो इल्ज़ाम लगता है, उसकी जरूरत ना पड़ती, आपको यहीं से बहुत सारे लोग आ जाते हैं सामने फंडिंग करने के लिए। ये विदेशी फंडिंग का जो इल्जाम लगाया जा रहा है जी, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। देखिए, मेन चीज क्या है कि जो ग्रामीण एरिया में छोटे छोटे जो मदरसे हैं वहां मेन चीज क्या है, एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी में है कि मदरसे का मतलब फ्री, लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। अब बताइए, मदरसे में अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो 50 बच्चे फीस नहीं दे रहे हैं, उनके लिए कहाँ से इतना चंदा, कहाँ से पैसा आएगा? सही बात है, बिल्कुल सही है। अच्छा, खाना पीना भी वही मतलब जो है मदरसा ही मुहैया कराता है? सही नहीं, बहुत सारे मदरसे ऐसे भी हैं जहाँ कोई लगाता नहीं है, ये बोर्डिंग वाले हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल है, मतलब अक्सर मदरसे ही ऐसे हैं। ठीक है, रहने वाले मदरसे की तादाद 20% होगी, बाकी 80% ऐसे डे बोर्डिंग वाले हैं। ठीक है। तो अब जब टीचर को तनख्वाह ही नहीं मिल रही है, संसाधन है ही नहीं, और जो सरकार सपोर्ट कर रही थी, सरकार ने भी हाथ खींच लिया, बताइए कैसे मदरसे कैसे? और उसके बाद में इल्जाम पर इल्जाम के नहीं भाई आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ठीक है। और हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम जो है, आदेश जारी किया जा रहा है कि आप जो है राष्ट्रगान कराइए। आप बताइए, राष्ट्रगान जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मदरसों में राष्ट्रगान हो रहा है, तब कोई आदेश नहीं आता था। हम अपने देश में पैदा हुए जहां मानने अपने जान देने के लिए, देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार है। हमने जब से, मैं जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैंने देखा सब मदरसों में राष्ट्रगान होता है। ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल आदेश करना मतलब तुम लोग नहीं कर रहे हो, ये इल्जाम है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। देखिए, एक लंबे वक्त तक, एक आजादी के बाद से कुछ साल पहले तक जो आरएसएस का मतलब जो हेडक्वार्टर है वहां पर तिरंगा नहीं फहराया गया, तो क्या वो एंटी नेशनल थे? नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इस बात को लेकर के भी सवाल उठते हैं कि राष्ट्रगान होता है कि नहीं होता है। तो बहरहाल इनके जवाब भी मेरा ख्याल के आपने दिए हैं, बहुत सारी अहम बातें आपने कही हैं। डॉक्टर शुजात अली कादरी साहब, मैं अब आपके पास आऊँगा। ये जो सारी बातें हैं, देखिए वो इल्ज़ाम भी लगते हैं और कमियां भी हैं, ऐसा तो है नहीं कि कमियां नहीं है, खामियां भी हैं। मतलब सिस्टम को और जो तालीमी निज़ाम है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि क्या रास्ते हैं और कौन से सजेशंस जो हैं आप उन तमाम लोगों को देंगे जो दीनी मदरसों का संचालन कर रहे हैं या उन्हें चला रहे हैं? देखिए, मुस्लिम कौम का एक बड़ा अलमिया ये है कि जब उसके पास मौका आता है, अपॉर्चुनिटी आता है, तो उसको वो थ्रेट समझती और वो रिजेक्ट कर देती। वजूहात
बहुत सारे उसके होते हैं। उसमें एक वजह ये है उसकी कि जो मुस्लिम लीडरशिप है, मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अपनी फंडिंग का भी डर कहीं ना कहीं रहता है, साथ में दखलंदाजी का भी डर रहता है। याद होगा कि अक्टूबर 2009 में जब यूपीए की सरकार थी और कपिल सिब्बल एक सेंट्रल मदरसा बोर्ड लेकर आए थे, और वो ऐसा प्रपोजल था, मुझे लगता है आपने अभी यहाँ मशवरे और सलाह की बात की, क्या मैसेज है, तो मेरा मैसेज यही है कि सेंट्रल मदरसा बोर्ड जो यूपीए के टाइम पे उस वक्त के जो एचआरडी मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल, वो लेकर आए थे। आज अगर वो मदरसा बोर्ड बिल उस वक्त लागू हो जाता तो मदरसों को बाकायदा प्रॉपर फंडिंग भी मिलती, जो उनका दीनी और मजहबी तालीम दे रहे थे उसमें कोई दखलंदाजी नहीं थी, उसमें वही एडिशनल बातें थी जिनकी हम आप यहाँ बात कर रहे हैं। उस वक्त सिरे से तमाम लोगों ने, इवन हमें याद है कि ये मदनी ब्रदर्स, इन लोगों ने मुस्लिम जो एमपी थे उस वक्त उन पे इतना ज्यादा दबाव बनाया, तमाम तरह की लॉबिंग की, और उसको क्या क्या बता दिया कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा, दीन खत्म हो जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा, इस तरह का नारा दे करके। और उस जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, उसको अगर वो लागू हो जाता तो आज भारत की तस्वीर कुछ दूसरी होती। ना मदरसे बुलडोज हो रहे होते, ना उस पर जिस तरीके की इल्जामात लग रहे हैं ये इल्जामात आ पाते। लेकिन अफसोस कि हमने वो रिजेक्ट कर दिया। उनकी क्या वजूहत थी, आज मुस्लिम कौम को सवाल करना चाहिए इन बड़े इदारे वालों से, इंस्टीट्यूशन वालों से जो आज चला रहे हैं, जिन्होंने रिजेक्ट किया था, और कौन लोग थे जिन्होंने इस बिल को सपोर्ट भी किया था उस वक्त, उनको भी जो है निशानदेही करनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी सोसाइटी हो, अगर वो वक्त के और हालात के हिसाब से अपने आप नहीं ढालेगी तो वो दूसरी कौम के साथ में कंपीट नहीं कर पाएगी। आज जमाना बहुत बदल रहा है। देखिए, हम 2000 में 20-25 साल पहले एआई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई समझ नहीं सकता था कि एआई आएगा और क्या चीजें होंगी। ऐसे ही आने वाले 20 साल 25 साल के बाद क्या टेक्नोलॉजी आएगी, क्या क्या तब्दीलियां होंगी, हमें अभी नहीं पता। तो जाहिर सी बात है, जब हम अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे और उसको समझेंगे नहीं तो उन खतरात को या उन चैलेंजेस का सामना कैसे करेंगे। आज एआई आया है तो ऐसा तो नहीं कि एआई सिर्फ मेडिकल की या और दीगर फील्ड के लिए आया है, वो मजहब के लिए भी आया है। आप कोई चीज चैट जीपीटी में डाल के देखिए, वो अपने हिसाब से उसका जवाब देता है। तो ये चीज हमें समझना चाहिए कि हमें मौजूदा वक्त में जो तब्दीली हो रही है उसको समझना होगा और उसके अनुसार अपने आप को ढालना होगा, बगैर मजहब और दीन में कोई दखलंदाजी की। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। और मेजर हिमांशु साहब, आपकी तरफ से क्या कुछ सजेशंस होंगे? जाहिर तौर पर हुकूमत के लिए भी कुछ ना कुछ सजेशंस जो है होने चाहिए, और बाकी लोगों के लिए भी जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं मदरसों से, मदरसा तालीम से। मैंने तो पहले ही निवेदन कर दिया, आपने कहा कि मैंने अंतिम बात पहले कह दी थी जी। तो मैं तो वही निवेदन करूंगा कि एक तो ये जो एसेट्स हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्स के हों, इसमें रोजगार सृजन भी होता है, इसमें देश का नागरिक का भी तैयार होता है, तो बजाय उंगलियां उठाने के लिए उसका सदुपयोग करिए, उसका बजट एलोकेशन करिए। और जो सेंट्रल मदरसा बोर्ड वाला जो सजेशन आया है, मैं वही शुरू में कह रहा था, मैं उसे ही दोहरा रहा हूँ। और तीसरा भाई, ये अपनी खामियों की उंगली दूसरों पे न बढ़िए, उंगली ना उठाइए, उसका निवारण करिए। आपकी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है, उसे सुदृढ़ करिए। जी बिल्कुल ठीक है। यूसुफ अंसारी साहब, देखिए, बड़ी अहम बातें तो यहाँ पर हुई हैं, और एक मेजर हिमांशु ने जिस तरफ इशारा किया है वो ये है कि आपके पास जो एसेट्स हैं, आप उसको मतलब जो है निगेटिविटी के साथ मत देखिए, या जो भी लोग देख रहे हैं ये उनके लिए बात है। क्योंकि देखिए, आबादी को ऐसा भाई आबादी बढ़ रही है, मगर उसी आबादी का सही इस्तेमाल करके चीन कहाँ से कहाँ पहुँचा है और एक मिसाल कायम की है। सारी दुनिया जो है वो मतलब वहाँ पर उसकी तरफ देखती है कि सामान सस्ता और बेहतर भी, अच्छा भी। एक ज़माने में होता था कि चाइनीज़ सामान है, चाइनीज़ माल है, तो उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होगी, मगर अब गारंटी वारंटी के साथ। तो ये आपके जो मदरसे हैं, 4-5-6% जो भी बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे, उन्हें क्यों नहीं बेहतर बनाया जाए? उस एसेट का सही इस्तेमाल क्यों ना हो, उस ज़मीन का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का सही इस्तेमाल क्यों ना हो? अभी कादरी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बिल्कुल ध्यान है। जब 2009 में यूपीए सरकार रिपीट हुई थी तो 100 दिन का जो एजेंडा था, उस एजेंडे का
ऐलान करते हुए कपिल सिब्बल ने केंद्रीय मदरसा बोर्ड का प्रस्ताव रखा था। उसके बाद विरोध हुआ। जून में शायद उन्होंने प्रस्ताव रखा था और सितंबर अक्टूबर आते आते जो जितने मुस्लिम बड़े संगठन हैं ये सब ज़कात माफिया हैं, इन्होंने ऐसा उत्पात मचाया, वो कादरी साहब ने बता ही दिया उनको, क्योंकि उससे उनकी ज़कात माफिया ये बड़ा मतलब नहीं ये मैं कहता हूँ, ये मैं साबित कर दूंगा ये बात। जी। तो इन्होंने उसका विरोध किया। क्यों भाई, आपको क्यों दिक्कत है? आप अपने यहाँ मॉडर्न एजुकेशन देंगे नहीं, लोगों से चंदा लेंगे पढ़ाने के लिए और पढ़ाएंगे सिर्फ आप दीनी तालीम। वो दीनी तालीम आज तो यूट्यूब का ज़माना है। मैं ऐसा जानता हूँ जिन्होंने बचपन में उर्दू नहीं पढ़ी है वो बच्चे बहुत अच्छी कैलीग्राफी करते, उर्दू करते, सब कुछ सीख लेते। समय के साथ बदलेंगे नहीं, दूसरों को करने नहीं देंगे। देखिए मौजूदा सरकार से तो ये उम्मीद आप ना रखें कि साहब वो केंद्रीय मदरसा बोर्ड है उसका बस चले तो वो दिन रात बुलडोजर चला के तमाम मस्जिदों को गिरा दे, तमाम मदरसों को खत्म। यूपी में हो ही रहा है, आप देख रहे हैं। ये तो कौम को जागना है ना, ये तो कौम को तय करना है कि उसे आगे कैसे बढ़ना है। और इसमें ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक आम मुसलमान अपना दिमाग जो हमने मौलवियों के पास गिरवी रख दिया, हम अपने दिमाग से नहीं सोचते, तब तक वो दिमाग हम अपने पास उठा के खुद उससे नहीं सोचेंगे, तब तक नहीं होगा। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने साफ कहा है, जिसे अल्लामा इकबाल ने अपनी एक शेर में ढाला है, खुदा ने भी कभी उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का, है ना। और जो बर्बादी हुई मुसलमानों की, जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं कि भाई मदरसा एजुकेशन, मैं ये कहता हूँ कि देश के हर स्कूल में आप मजहबी तालीम दीजिए। जिस मजहब का जो बच्चा होगा वो हम हासिल करे तालीम। जामिया मिलिया इस्लामिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू धर्म की तालीम के लिए बताया जाए कि कैसे कर्मकांड किया जाता है, जैसे बीएचयू में पढ़ाया जाता है। बीएचयू में इस्लामी, जैसे जामिया में इस्लामी तालीम का केंद्र है, इस्लामिक बीएचयू में भी खुले और यूनिवर्सिटी में खुले। उससे क्या होगा कि जब बच्चे, हर मजहब के बच्चे अपना मजहब यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो उनके पढ़ाने के लिए जो क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात थी मेजर हिमांशु साहब ने कही, वो सामने आएगी। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर और मदरसा का मुदर्रिस, जमीन आसमान का फर्क है। जिसे हम मौलवी साहब कहते हैं, मौलवियत की डिग्री तो 12th के बराबर होती है भाई। सही। तो 12th का आदमी को कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे? सही, बिल्कुल। तो जब तक हम एजुकेशन को यूनिवर्सिटीज़ में, हर कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे वहाँ। दूसरी बात, सीबीएसई बोर्ड में जो विदेशी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है उसमें अरबी भी शामिल है, उसमें फारसी भी शामिल है। लेकिन कितने स्कूल पढ़ाते हैं? इसलिए नहीं पढ़ाते कि उन स्कूलों में अरबी फारसी का ऑप्शन करने वाले बच्चे नहीं होते। और अगर किसी क्लास में 25 रूल है कि 20 या 25 बच्चे अगर वो डिमांड करें भाई हमें अरबी पढ़नी है, तो वो फिर रखना पड़ेगा। तो इसका दूसरी बात, जितने मदरसे चल रहे हैं ये कहीं सीबीएसई बोर्ड से अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं या प्रदेशों के बोर्ड से कराएं और मॉडर्न एजुकेशन दें। अपनी दीनी तालीम के लिए एक पीरियड अलग से रख ले। जिस स्कूल में हमने इंटर तक पढ़ाई की है वहाँ 8वीं तक, 6ठी से लेकर 8वीं तक अलग से एक दीनियात का पीरियड होता था। वहाँ वो सब सिखाते थे, नमाज कैसे पढ़नी, अज़ान कैसे देनी। उसमें से मुस्लिम बच्चे रुकते थे और संस्कृत, हमारे साथ कई ऐसे बच्चे थे हिंदू जो उर्दू पढ़ते थे। सही। और बहुत सारे मुस्लिम बच्चे वो संस्कृत पढ़ते हैं, तो कोई बड़ी बात है। जिस पर हम बैठकर आंसू बहा रहे हैं, नया रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उन हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, मैं एक आधे मिनट का टाइम दीजिए। इशरत का बहुत मशहूर शेर है कि ना खुदा हमको डुबोते तो कोई बात ना थी, ना खुदा हमको डुबोते तो कोई बात न थी, हम तो डूबे हैं खुदाओं पे भरोसा करके। वाह। एजाज साहब क्या कहेंगे आखिर में, कम से कम अल्फाज में, चूंकि वक्त की कमी है? तो किसी चीज को कह देना बहुत आसान है, जमीन तो उस पर करने की जरूरत है। ठीक। और ये जिम्मेदारी सिर्फ मौलवी हजरात की नहीं है कि मदरसा की तालीम को बेहतर बनाए। जो आस पास पढ़े लिखे क्वालिफाइड जो ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लोग हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है मदरसों की? आपके बगल में मदरसा आपको देखने नहीं जा रहे हैं कि उसमें तालीम कैसी हो रही है। आप तालीम को बेहतर बनाने के लिए मदरसे में टाइम दीजिए, कमेटी में आप लोग दीजिए टाइम, मदरसे की तालीम को बेहतर बनाइए, अच्छे टीचर रखिए, अच्छा पैसा दीजिए। लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता है, सभी लोग फीस दे करके अपना निकल जा रहे हैं कि नहीं मदरसे वाले ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हैं। अरे भाई हमारे पास संसाधन हो, हमारे पास टीचर होगा, हमारे पास सब कुछ होगा, तभी तो हम करेंगे। और रही बात ये, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितनी मदरसे हैं वो देशभक्ति की तालीम देते हैं, और जिस भी देश के लिए अपना सीना आगे करने का समय आएगा, सबसे पहले मदरसे के लोग देश के लिए लड़ने के लिए और जान देने के लिए आगे निकलेंगे। ये 100% में गारंटी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर मदरसों में भी वक्त के हिसाब से बदलाव की ज़रूरत है, और जिन मदरसों में आधुनिक शिक्षा यानी मॉडर्न एजुकेशन नहीं है वहाँ पर देनी चाहिए, ज़रूरत है ये, क्योंकि जो बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं उनका भी हक है
कि वो मॉडर्न एजुकेशन भी ज़रूर हासिल करें। और इसके लिए सरकारें जो कदम उठाएंगी, मगर जो सिस्टम चलाने वाले हैं, यानी जो मदरसों के नाजिम हैं या जो उनको मदरसों को चलाने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। और जो अलग अलग तंजीमें हैं, अलग अलग संगठन हैं, वो भी इसमें अपना रोल ज़रूर अदा करें। मैं एक बार फिर तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया। फ़िलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।